हेलो स्टूडेंट्स, हमारे कक्षा 12 में पृष्ठीय रसायन वाला अध्याय चल रहा है और पृष्ठीय रसायन में हम जो है आज इसमें अध्ययन करने जा रहे हैं एंजाइम उत्प्रेरण। आज का हमारा टॉपिक है एंजाइम उत्प्रेरण। देखिए, एंजाइम का मतलब होता है, एंजाइम शब्द की जो उत्पत्ति है वो हुई है एंजाइम इन जाइमेज। जाइमेज का मतलब होता है यीस्ट। जाइमेज का अर्थ होता है यीस्ट। तो एंजाइम को सबसे पहली बार ईस्ट में खोजा गया था, ईस्ट कोशिकाओं में खोजा गया था, तो इसके कारण से इसको नाम मिला है एंजाइम। एंजाइम वास्तव में उच्च अणुभार वाले प्रोटीन अणु होते हैं जो किसी जैव रासायनिक क्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। एंजाइम उच्च अणुभार वाले प्रोटीन अणु होते हैं और ये प्रोटीन अणु जैव रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। एक तो प्रकृति इनकी प्रोटीन है, उच्च अणुभार, अणुभार इनका उच्च होता है और ये जो है जैव रासायनिक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो बेटा, इस प्रकार से एंजाइम क्या हुआ? एंजाइम उच्च अणुभार वाले प्रोटीन अणु होते हैं और ये जैव रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरक पदार्थ का कार्य करते हैं। इनका जो आकार होता है, आकार 10 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर आकार के अणु होते हैं। आकार जो है 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर व्यास के अणु होते हैं और जल में मिलने पर कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं। जल में विलय होने पर इनके द्वारा जो विलयन बनाया जाता है उस विलयन की प्रकृति होती है कोलाइडी प्रकृति। कोलाइडी विलयन के बारे में भी अपन इसी चैप्टर में आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो एंजाइम क्या रहा? उच्च अणुभार वाले प्रोटीन अणु जो जैव रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ऐसे पदार्थों को आप नाम देते हैं एंजाइम। अब बेटा, एंजाइम उत्प्रेरण के अपन कई सारे उदाहरण जो है देख सकते हैं। जैसे एक उदाहरण है, ये होता है आपका सुक्रोज। सुक्रोज है और सुक्रोज का जल अपघटन करवाया जाता है इनवर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। इनवर्टेज एंजाइम जो है सुक्रोज के जल अपघटन की क्रिया को उत्प्रेरित करता है और इसमें बनने वाला पदार्थ एक तो होता है ग्लूकोज और एक होता है फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है अणुसूत्र दोनों का एक समान दिखाई दे रहा है। फिर आप कहेंगे अंतर क्या है? अंतर यह कि दोनों आपस में एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समायवी होते हैं। ग्लूकोज फ्रक्टोज समान अणुसूत्र दिखाई जरूर दे रहा है, लेकिन ये अलग अलग यौगिक होते हैं। ये दोनों परस्पर एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समायवी का कार्य करते हैं, जिसमें ग्लूकोज जो होता है इसके पास क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड होता है, जबकि फ्रक्टोज जो होता है इसमें क्रियात्मक समूह आपका कीटोन होता है। एक बेटा देखिए दूसरा उदाहरण इसका, ये हमने लिया माल्टोज शर्करा। माल्टोज शर्करा का जल अपघटन करवाया जाता है माल्टेस एंजाइम की उपस्थिति में और इसके जल अपघटन का पदार्थ मिलता है ग्लूकोज।
तो ये आपके एंजाइम उत्प्रेरण के मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। सुक्रोज का जल अपघटन इनवर्टेज एंजाइम द्वारा, ग्लूकोज फ्रक्टोज बना। माल्टोज का जल अपघटन आपका माल्टेस एंजाइम द्वारा, ग्लूकोज बना। इसी तरह बेटा एक और उदाहरण देखिए, जैसे ये पदार्थ होता है आपका यूरिया, और यूरिया का जो जल अपघटन होता है, ये जल अपघटन होता है यूरिएस एंजाइम की उपस्थिति में, और यूरिएस एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन से मिलने वाला पदार्थ अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये जो है आपके कुछ एंजाइम उत्प्रेरण के प्रमुख उदाहरण थे, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। बेटा एंजाइम के लिए हमने एक नाम दिया था, ये जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो यहां हम जो शब्द बोल रहे हैं जैव रासायनिक अभिक्रिया, इस जैव रासायनिक अभिक्रिया शब्द का मतलब क्या है? देखिए जैव रासायनिक अभिक्रिया शब्द का अर्थ होता है इसमें कि जो अभिक्रियाएं सजीवों के अंदर हो, जो अभिक्रियाएं सजीवों के अंदर हो या सजीवों से प्राप्त किसी पदार्थ के अंदर हो, या तो सजीव के अंदर ही हो या फिर सजीव से प्राप्त होने वाले किसी पदार्थ की क्रिया हो। जैसे सुक्रोज है सजीव आपके गन्ने से प्राप्त होता है, माल्टोज शर्करा ये सजीवों के अंदर होती है, यूरिया आपके सजीवों से आपके मूत्र विसर्जन के दौरान जो उसमें यूरिया की मात्रा निकलती है। तो सजीव के अंदर हो या फिर सजीव से प्राप्त होने वाले किसी पदार्थ में हो, उन क्रियाओं को नाम दे सकते हैं जैव रासायनिक अभिक्रिया। अब बेटा इसके बाद बात आती है इन एंजाइमों में कौन कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं। तो इसके बाद हमारा इसी से संबंधित अगला टॉपिक आता है एंजाइमों की विशेषताएं। तो बेटा एंजाइमों में अनेकों प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। सबसे पहली विशेषता होती है इसकी सर्वाधिक प्रभावी उत्प्रेरक। सर्वाधिक प्रभावी उत्प्रेरक। अब बेटा सर्वाधिक प्रभावी उत्प्रेरक से मतलब क्या है? सर्वाधिक प्रभावी उत्प्रेरक का अर्थ होता है कि एंजाइम के द्वारा अभिक्रिया के वेग को बहुत अधिक बढ़ा दिया जाता है। अभिक्रिया वेग को लगभग 10 लाख गुना तक जो है बढ़ा सकता है, और अभिक्रिया वेग बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा सकता है, यानी 10 लाख गुना मात्रा, यानी बहुत बड़ी मात्रा में अभिक्रिया वेग में वृद्धि कर सकता है। इसके कारण से हम इसको जो है एक सर्वाधिक प्रभावी उत्प्रेरक का नाम दे सकते हैं। फिर बेटा दूसरी विशेषता आती है इसकी सूक्ष्म मात्रा। दूसरी विशेषता आती है सूक्ष्म मात्रा। देखिए एंजाइमों की बहुत थोड़ी मात्रा किसी रासायनिक अभिक्रिया के उत्प्रेरण के लिए पर्याप्त होती है। कारण जिस प्रकार से आपका उत्प्रेरक होता है अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर देता है, और अभिक्रिया के अंत में अपनी प्रारंभिक अवस्था में गुणात्मक या गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों अपरिवर्तित रूप में प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार से एंजाइम भी आपको अभिक्रिया के अंत में गुणात्मक और मात्रात्मक दृष्टि से अपरिवर्तित रूप में ही प्राप्त होते हैं। यानी एंजाइम भी अभिक्रिया वेग को प्रभावित तो करते हैं, लेकिन एंजाइम अभिक्रिया के अंदर स्वयं भाग नहीं लेते। तो जब स्वयं भाग नहीं लेंगे, एक अभिकारक अणु को एंजाइम ने उत्प्रेरक में परिवर्तित कर दिया, एक अभिकारक अणु को एंजाइम ने उत्पाद में परिवर्तित कर दिया, तो जब यह उत्पाद बन जाएगा तो आपका एंजाइम अणु पहली अवस्था में लौट कर आ जाएगा, और ये एंजाइम अणु आपका नए अभिकारक अणु को उत्पाद में परिवर्तित कराने में सहायक होगा। यानी एक ही एंजाइम का अणु लाखों अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित कराने की सामर्थ्य रखता है, जिसके कारण से एंजाइमों की बहुत सूक्ष्म मात्रा
किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त होती है। फिर बेटा तीसरी विशेषता आती है इसमें उच्च विशिष्ट प्रकृति। जितने भी आपके एंजाइम हैं ये उच्च विशिष्ट प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। ये उच्च विशिष्ट प्रकृति का मतलब क्या है? विशिष्ट प्रकृति का मतलब होता है एक एंजाइम केवल एक प्रकार की क्रिया का उत्प्रेरण करेगा। एक प्रकार का एंजाइम केवल एक ही प्रकार की क्रिया का उत्प्रेरण करेगा। जो एंजाइम एक अभिक्रिया में प्रयुक्त हो चुका है वो एंजाइम किसी अन्य क्रिया में भाग नहीं लेता। तो इसके कारण से हम एंजाइमों की प्रकृति को विशिष्ट प्रकृति मानते हैं। अच्छा, ये जो गुणधर्म होता है उत्प्रेरकों की तुलना में भिन्न होता है। ये गुणधर्म उत्प्रेरकों की तुलना में एक भिन्न गुणधर्म है। एक ही प्रकार का उत्प्रेरक कई तरह की रासायनिक क्रियाओं में अपना योगदान दे सकता है। एक ही प्रकार का उत्प्रेरक कई प्रकार की अभिक्रियाओं में योगदान दे सकता है। जैसे हाइड्रोजनीकरण की क्रिया में उत्प्रेरक के रूप में आप लेते हैं निकेल प्लेटिनम पैलेडियम। हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक का काम करता है निकेल प्लेटिनम पैलेडियम। और ये उत्प्रेरक एल्कीन का भी हाइड्रोजनीकरण करेगा, एल्काइन का भी हाइड्रोजनीकरण करेगा, एल्डिहाइड का भी हाइड्रोजनीकरण करेगा, कीटोन का भी हाइड्रोजनीकरण करेगा। इन सब का हाइड्रोजनीकरण कर सकता है। लेकिन जैसे हमने बोला माल्टेज एंजाइम, माल्टेज एंजाइम का मतलब हुआ माल्टोज शर्करा पर काम करेगा, इसके अलावा किसी अन्य पदार्थ पर काम नहीं करेगा। तो एंजाइमों में विशिष्ट प्रकृति है, लेकिन उत्प्रेरक जो होता है वो विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता। एक ही उत्प्रेरक कई तरह की रासायनिक क्रियाओं में अपना योगदान दे सकता है। तो इसके कारण से हम इनकी प्रकृति को क्या मान सकते हैं? उच्च विशिष्ट प्रकृति मान सकते हैं। फिर बेटा अगला पॉइंट आता है अनुकूलतम ताप। अब एंजाइमों की अगली विशेषता है अनुकूलतम ताप। अब ये जो अनुकूलतम ताप वाली बात आती है, अनुकूलतम ताप से क्या मतलब? एंजाइमों की जो सक्रियता होती है एक विशिष्ट ताप पर सर्वाधिक होती है। एंजाइम सक्रियता एक विशिष्ट ताप पर सर्वाधिक होती है और यह विशिष्ट ताप एंजाइमों के लिए अनुकूलतम ताप कहलाता है। सामान्य रूप से एंजाइमों की सक्रियता जो होती है 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 37 डिग्री सेल्सियस तक पाई जाती है। सामान्यतः एंजाइम सक्रियता 25 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस के मध्य में पाई जाती है। अब अलग अलग प्राणियों में यह सक्रियता भी अलग अलग तापों पर होती है। जैसे मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के लिए अनुकूलतम ताप का मान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, या इसको अपन बोल सकते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो हमारे शरीर का सामान्य ताप होता है। अब आपने अनुभव किया होगा कि जैसे हमें कभी बुखार आ जाता है तो बुखार आने पर हमारे शरीर की जो सक्रियता होती है उसमें कमी आती है। शरीर जो है दर्द मारने लग जाता है, शरीर से काम करने का मन नहीं करता। कारण क्या है? हमारे शरीर में समस्त क्रियाएं एंजाइमों के नियंत्रण में होती है। भोजन का पाचन है वो एंजाइमों के नियंत्रण में होता है, श्वसन क्रिया है वो एंजाइमों के नियंत्रण में होती है, श्वसन क्रिया के माध्यम से पचित भोजन का ऑक्सीकरण होता है, श्वसन क्रिया के माध्यम से पचित भोजन का ऑक्सीकरण होता है और उससे हमें मिलती है ऊर्जा। मान लीजिए आपको बुखार आ जाए तो बुखार आने पर क्या होगा? शरीर का तापमान बढ़ने लगता है और जैसे जैसे हमारे शरीर का ताप बढ़ता है, शरीर का ताप बढ़ने के साथ साथ एंजाइम सक्रियता घटने लग जाती है और एंजाइम सक्रियता के घटने के साथ साथ हमारे शरीर को ऊर्जा की सप्लाई बाधित होने लगती है। शरीर को मिलने वाली ऊर्जा की मात्रा में कमी आने लग जाएगी और इसके कारण से हमारे शरीर में दर्द होने लग जाता है, काम करने में हमारा मन नहीं लगता। इस तरह की परेशानियां
बुखार के दौरान आती है। कारण एक ही है, शरीर को ऊर्जा की सप्लाई में बाधा। फिर बेटा इसी तरह होता है अनुकूलतम पीएच। एक और विशेषता होती है अनुकूलतम पीएच। बेटा एंजाइमों के लिए जो है अलग अलग तरह के एंजाइम अलग अलग प्रकार के पीएच पर कार्य करते हैं, और सामान्यतः एंजाइमों के लिए अनुकूलतम पीएच की जो रेंज होती है वो 6 से 8 होती है। पीएच 6 से पीएच 8 तक एंजाइम सक्रियता पाई जाती है, यानी दुर्बल अम्लीय से दुर्बल क्षारीय तक, दुर्बल अम्लीय से दुर्बल क्षारीय। फिर अलग अलग प्रकार का एंजाइम अलग अलग प्रकार के माध्यम में कार्य करता है। जैसे हम उदाहरण के लिए समझें, हमारे शरीर में भोजन का जो पाचन है, भोजन का पाचन हमारे आमाशय में भी होता है और भोजन का पाचन हमारी छोटी आंत में भी होता है। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि आमाशय के अंदर जो माध्यम होता है वो अम्लीय माध्यम होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे आमाशय में बनता है। तो आमाशय के अंदर का जो माध्यम है वो अम्लीय माध्यम है, तो जो भी पाचन क्रिया संपन्न होगी वो अम्लीय माध्यम में होगी। वहां प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, वसा को पचाने वाले एंजाइम केवल अम्लीय माध्यम के अनुकूल होते हैं। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले जो एंजाइम होते हैं केवल वो अम्लीय माध्यम के अनुकूल होते हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर में जो छोटी आंत में होने वाला पाचन है, क्षुद्रांत में होने वाला जो पाचन होता है वो क्षारीय माध्यम में होता है। क्षुद्रांत में जो है यकृत से आने वाला जो पित्त रस होता है वो पित्त रस क्षुद्रांत को क्षारीय माध्यम प्रदान करने का कार्य करता है। अब वहां भी आपके प्रोटीन का, वसा का, इनका पाचन होता है, तो वहां पाचन क्षारीय माध्यम में है, आमाशय में माध्यम अम्लीय, आमाशय में पाचन अम्लीय माध्यम में। अगर मान लीजिए हम कुछ ऐसा करें कि आमाशय के एंजाइमों को निकाल करके छोटी आंत में डाल दें और छोटी आंत वाले एंजाइमों को निकाल करके आमाशय में डाल दें, तो दोनों ही स्थितियों में ना तो पाचन आमाशय में होगा, ना ही पाचन की क्रिया आपके छोटी आंत में संपन्न होगी। कारण ये कि छोटी आंत का एंजाइम क्षारीय माध्यम में ही कार्य कर सकता है, जबकि आमाशय का माध्यम अम्लीय होता है, और आमाशय के एंजाइम केवल जो है अम्लीय माध्यम में कार्य कर सकते हैं, जबकि छोटी आंत का माध्यम जो है क्षारीय माध्यम होता है। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि अगर किसी एंजाइम के लिए उसका माध्यम परिवर्तित कर दिया जाए, किसी एंजाइम के लिए उसका माध्यम परिवर्तित कर दिया जाए, तो एंजाइम सक्रियता जो है वो नष्ट हो जाती है, यानी एंजाइम आपका कार्य करने में समर्थ नहीं रहेगा। और अधिकांश एंजाइमों के लिए कार्य करने की जो पीएच होती है, पीएच की जो सीमा होती है 6 से 8, जिसमें कुछ एंजाइम दुर्बल अम्लीय माध्यम में कार्य करते हैं और कुछ एंजाइम आपके दुर्बल क्षारीय माध्यम में कार्य करते हैं। फिर बेटा इसके बाद में आपका अगला पॉइंट आता है इसका कोलाइडी प्रकृति। जितने भी आपके एंजाइम हैं देखिए, जितने भी आपके एंजाइम होते हैं, एंजाइम हमेशा कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं। देखिए कोलाइडी विलयन में जो पाए जाने वाले कोलाइडी कण होते हैं, इनका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर का होता है। कोलाइडी कणों का जो आकार होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर का होता है, जबकि आपके जो एंजाइम कणों का आकार होता है वो 10 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर तक। इसका मतलब एंजाइम कणों का आकार कोलाइडी सीमा के अंदर आ गया, और जब एंजाइम कणों का आकार कोलाइडी सीमा के अंदर आएगा तो निश्चित रूप से आपके जो एंजाइम होंगे वो आपके कोलाइडी कणों के अंतर्गत माने जाएंगे। और ये आपके जो कोलाइडी कण होते हैं, इनको पानी में डाला जाता है तो ये कोलाइडी विलयनों का निर्माण करते हैं। फिर बेटा एंजाइम वर्धक।
या सह एंजाइम। अब बेटा एंजाइम वर्धक या जो सह एंजाइम होते हैं ये क्या काम करते हैं? एंजाइम वर्धक का मतलब या सह एंजाइम का अर्थ होता है कि कोई भी ऐसे पदार्थ जो एंजाइम सक्रियता के मान को बढ़ा सकते हैं। एंजाइम सक्रियता को बढ़ाने वाले पदार्थों को हम एंजाइम वर्धक या सह एंजाइम का नाम देते हैं। कई प्रकार के आयन है, धातु आयन होते हैं, जैसे कोबाल्ट आयन होता है, जिंक आयन होता है, कॉपर आयन होता है, सोडियम आयन होता है, पोटेशियम आयन होता है। ये सारे के सारे आयन एंजाइम सक्रियता में वृद्धि करने का कार्य करते हैं। और जो पदार्थ एंजाइम सक्रियता को बढ़ाने का कार्य करेगा उस पदार्थ को आप नाम देंगे एंजाइम वर्धक या सह एंजाइम। एंजाइम सक्रियता को बढ़ाने वाले पदार्थ एंजाइम वर्धक या सह एंजाइमों के नाम से जाने जाते हैं। इसी प्रकार बेटा एक और विशेषता होती है इसकी, एंजाइम विष। एंजाइम वर्धक जो एंजाइम सक्रियता को बढ़ाता है, और एक होता है आपका एंजाइम विष। एंजाइम विष का मतलब कोई भी ऐसा पदार्थ जो एंजाइम सक्रियता को नष्ट करे या एंजाइमों को नष्ट कर दे, ऐसे किसी भी पदार्थ को नाम दिया जा सकता है एंजाइम विष। अब एंजाइम विष के रूप में कौन होते हैं? जैसे एक एंजाइम विष होता है आपका हाइड्रोजन साइनाइड, पारा, आर्सेनिक। इस तरह के जो पदार्थ होते हैं ये पदार्थ एंजाइमों की सक्रियता को नष्ट करने का कार्य करते हैं। और जो पदार्थ एंजाइम सक्रियता को नष्ट करेगा उस पदार्थ को आप नाम देंगे एंजाइम विष। तो इस तरह से बेटा हमने एंजाइमों की कई सारी विशेषताओं को पढ़ा। सबसे पहली विशेषता हमने बताई सर्वाधिक प्रभावी उत्प्रेरक। सर्वाधिक प्रभावी उत्प्रेरक क्यों कहा? क्योंकि एंजाइम जो है किसी जैव रासायनिक क्रिया के वेग को 10 लाख गुना तक बढ़ाने की क्षमता रखता है। इसके कारण से आपने नाम दिया सर्वाधिक प्रभावी उत्प्रेरक। फिर सूक्ष्म मात्रा, एंजाइम की बहुत थोड़ी मात्रा जो है अभिक्रिया वेग बढ़ाने के लिए पर्याप्त होती है। क्यों पर्याप्त होती है? क्योंकि एंजाइम अणु अभिक्रिया के अंत में अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटकर आ जाता है। तो वही एंजाइम अणु बार बार नए अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित करता है। फिर उच्च विशिष्ट प्रकृति, एक एंजाइम केवल एक क्रिया का उत्प्रेरण करता है, इसके कारण से प्रकृति विशिष्ट है। अनुकूलतम ताप, आपके मानव शरीर के लिए अनुकूलतम ताप 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर तापमान बढ़ेगा तो भी एंजाइम सक्रियता घटेगी, या तापमान घटेगा तो भी एंजाइम सक्रियता घटेगी। फिर अनुकूलतम पीएच, हर एंजाइम के लिए पीएच की अनुकूलता अलग अलग होती है। कुछ एंजाइम अम्लीय माध्यम में कार्य करते हैं, कुछ एंजाइम क्षारीय माध्यम में कार्य करते हैं। अगर एंजाइम का माध्यम बदल दिया जाए तो एंजाइम कार्य करने में असमर्थ। कुलाइडी प्रकृति, एंजाइम कणों का आकार 10 से 100 नैनोमीटर की कोटि का है, और ये आकार आपके कुलाइडी कणों के आकार की श्रेणी में आता है। यानी एंजाइम को अगर जल में विलय किया जाए तो एंजाइम कुलाइडी विलयन का निर्माण करेंगे। एंजाइम वर्धक जो एंजाइम सक्रियता को बढ़ाते हैं, कई प्रकार के धातु आयन जो एंजाइम सक्रियता को बढ़ाते हैं उनको हम सह एंजाइम या एंजाइम वर्धक कह सकते हैं। कुछ पदार्थ जो एंजाइम सक्रियता को नष्ट कर देते हैं या एंजाइम सक्रियता में कमी उत्पन्न कर देते हैं, ऐसे पदार्थों को आप नाम देते हैं एंजाइम विष।